नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और वक्त होता है कारोबार जगत की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का। मैं हूं अजय मिश्र। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बिजनेस हेडलाइंस है, जिसे हम कहते हैं टॉप लाइंस। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 अक्टूबर तक अमेरिका के दौरे पर भारत अमेरिका सीईओ फोरम में लेंगे हिस्सा। यंग बिजनेस लीडर्स और जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े प्रमुख उद्योगपतियों के साथ करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 2 अक्टूबर तक अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर उत्तर पूर्व के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा के साथ साथ क्रेडिट आउटरीच के कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। तमाम मुश्किलों के बीच पाकिस्तान को आईएमएफ ने $7 बिलियन लोन जारी करने का लिया फैसला। बदले में पाकिस्तान सरकार ने 7 मंत्रालयों को बंद करने और 1.5 लाख सरकारी नौकरियां खत्म करने पर हुआ सहमत। 26 सितंबर को $1 अरब की पहली किश्त जारी की गई। और बाजार नियामक सेबी बोर्ड की बैठक पर शेयर बाजार की नजर। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सपाट कारोबार के साथ खुले आज भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 85,200 के पार, निफ्टी 26,090 पर कारोबार करता नजर आया। ये कुछ बड़ी खबरें आज के इकॉनमी टुडे में, इस पर हम विशेष तौर पर फोकस करेंगे और खासी आज के फोकस में हम चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर। लेकिन अभी जो भारतीय शेयर बाजार से खबरें मिल रही हैं पहले दिन, वो बहुत अच्छी नहीं है निवेशकों के लिए। आज का पहला दिन नेगेटिव बायस के साथ। गिफ्ट निफ्टी एक बार आपको दिखा देते हैं गिफ्ट निफ्टी की आज किस तरह से शुरुआत हुई थी। यह वायदा कारोबार में ट्रेडिंग करने का एक संकेतक होता है। 78 अंक नीचे 26,275 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी आज दिखाई दिया और इसका असर इस वक्त बाजारों पर दिख रहा है। सेंसेक्स की ओपनिंग 360 अंक नीचे करीब 85,212 और ये गिरावट और भी गहराती जा रही है। इस वक्त 457 अंक नीचे सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो उसकी ओपनिंग भी आज नेगेटिव बायस के साथ हुई और इस वक्त 128 अंक की गिरावट के साथ कारोबार का। हालांकि शुरुआत में ये केवल 90 अंक की गिरावट के साथ खुला था और आज ये इस वक्त 26,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। 133 अंक नीचे गिर चुका है। बैंक में अच्छा खासा प्रेशर दिखाई दे रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी इस वक्त प्रेशर में है। हिंडाल्को 1.6% ऊपर, एनटीपीसी में 1.5% की बढ़त है। जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल और टाटा स्टील में भी बढ़त दिखाई दे रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फायदे में है। एफएमसीजी ऐसा लग रहा है कि त्योहारी माहौल के बीच में ये अभी थोड़े से होल्ड किए हुए है। बीएससी मेटल्स में इस वक्त 0.6% की बढ़त दिखाई दे रही है। मेटल इंडेक्स पॉजिटिव, लेकिन बाकी सारे इंडेक्स जो है वो नेगेटिव बायस के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आज स्पष्ट तौर पर नेगेटिविटी बाजार में है। मुनाफा वसूली के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई है और हीरो मोटोकॉर्प 2% से ज़्यादा गिरता हुआ आज। टेक महिंद्रा भी 1.6% नीचे, इन्फोसिस 1.3%, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी इस वक्त गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 अक्टूबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रमुख अमेरिकी और भारतीय सीईओ के साथ बातचीत करेंगे और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जेना रायमोंडो के साथ भारत अमेरिका सीईओ फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें दोनों देश सतत आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश के माहौल में सुधार लाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारतीय और अमेरिकी व्यापार समुदायों के बीच संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा हो सकती है। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक राउंड टेबल में व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ वो बातचीत करेंगे। साथ ही साथ भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूरक शक्तियों और तालमेल का और ज़्यादा लाभ उठाने के तरीकों पर भी जोर दिया जा सकता है। साथ ही केंद्रीय मंत्री युवा बिजनेस लीडर्स के गोलमेज सम्मेलन और भारतीय अमेरिका जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ जुड़े हुए एक राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे। और पिछली बार आपको याद होगा कि ये जो सीईओस फोरम की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। जेना रायमोंडो नई दिल्ली में थे और सेमीकंडक्टर को लेकर के नया समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, जिसका असर अब ज़मीन पर दिखना शुरू हो गया है। बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन अब ये और भी ज़्यादा मजबूत होने की उम्मीद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री की बात करें निर्मला सीतारमण, तो आज वो शाम को अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगी। 2 अक्टूबर तक अरुणाचल प्रदेश का दौरा है। इस दौरान वित्त मंत्री आज ईटानगर में शाम पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रिव्यू करेंगी। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वे नामसाई में एसबीआई की रीजनल बिजनेस ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। आपको याद होगा कि आउटरीच बढ़ाने के लिए खासतौर पर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जो कर्ज की समस्या थी, कर्ज पहुंच नहीं पाता था, ऐसे में वित्त मंत्रालय ने, खासतौर पर वित्त मंत्री ने ये क्रेडिट आउटरीच का नया प्रोग्राम बनाया, जिसमें वो देश के अलग अलग हिस्सों में जा कर के वहाँ ज़मीन पर जो स्पॉन्सर्ड बैंक हैं उनका कैसे तालमेल किया जा रहा है आरआरबीज के साथ में, उसकी समीक्षा करती हैं। आरआरबीज लगातार फ़ायदे में जा रहे हैं, उनका एनपीए लगातार कम हो रहा है, स्पॉन्सर्ड बैंक उनको टेक्नोलॉजी सहयोग कर रहे हैं और ये कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, इसी पर लगातार फोकस है। पिछली बार बिहार के दौरे पर थी और वहाँ भी उन्होंने आरआरबीज का समीक्षा की थी। अब उत्तर पूर्व, पूरे के पूरे उत्तर पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ की समीक्षा की जाएगी और इस वक्त अरुणाचल के दौरे पर आज शाम को पहुंचेंगे। भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को लेकर के अच्छी खबर है। एप्पल आईफोन से ज़बरदस्त रफ्तार मिल रही है। इस साल अगर जून से समाप्त जो पिछली 3 तिमाहियों की बात करें तो स्मार्टफोन जो भारत से अमेरिका को निर्यात किया गया, अब ये प्रमुख उत्पाद बन गया है। आपको बताएं कि पहले डायमंड सबसे ज़्यादा यूएस को एक्सपोर्ट किया जाता था। अब एप्पल आईफोन ने या इलेक्ट्रॉनिक्स ने उसको सरपास कर लिया और नंबर 1 आइटम बन गया है अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने के मामले में। निर्यात पर वाणिज्य जो मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की जून तिमाही में स्मार्टफोन का निर्यात $2 अरब के स्तर पर पहुंच गया, जो डायमंड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इस दौरान हीरे का निर्यात $1.4 अरब ही रहा। स्मार्टफोन के कुछ निर्यात में, कुल निर्यात में आईफोन का योगदान सबसे ज़्यादा है। आईफोन की वजह से स्मार्टफोन के निर्यात में जो तेजी आई है, कई मामलों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोबाइल उपकरण के लिए सरकार के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई स्कीम की सफलता से नजर आती है। और खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि उसकी जो वित्तीय व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए वो कम से कम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से लोन ले। कोई भी संस्था उसे लोन देने के लिए तैयार नहीं थी। तमाम मुश्किलों के बाद अब आईएमएफ ने लोन देना स्वीकार किया है। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रविवार को एक बहुत ही अलग सा कदम उठाया। 1.5 लाख सरकारी पदों को समाप्त कर दिया, 6 मंत्रालयों को भंग कर दिया, 2 मंत्रालयों का विलय कर दिया आपस में। ये सभी कदम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जो $7 अरब का लोन का समझौता हुआ है उसके बाद किया गया। आईएमएफ ने 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए सहायता पैकेज को मंजूरी दी और पहली किश्त के रूप में $1 अरब से ज़्यादा जारी कर दिए। इसके लिए पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपने खर्चों को कम करेगा, जीडीपी के उत्पाद में टैक्सेस को बढ़ाने पर काम किया जाएगा, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में कर लगाने और सब्सिडी सीमित करने और कुछ वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को सौंपने का वायदा किया गया है। अमेरिका से लौटने के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया को बताया कि आईएमएफ के साथ ऋण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह पाकिस्तान के लिए अंतिम लोन का समझौता होगा। उन्होंने कहा अपनी नीतियों को लागू करने के लिए अब इस तरीके से काम करना होगा ताकि ये अंतिम ऋण का कार्यक्रम साबित हो। पाकिस्तान की मुश्किलों से अभी भी राहत नहीं मिल रही है। फिलहाल आगे की राह किस तरह से होगी उसको देखना होगा। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को अब राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना से मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास के नए युग की शुरुआत होगी। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6,400 करोड़ रुपए की बिडकिन परियोजना से क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र
आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। और इस बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान आज इकोनॉमी टुडे में रजत सैनी साहब, जो कि सीईओ हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो सफ़र है बहुत ही पुराना सफ़र है सर, करीब 17-18 साल हो गए इस पूरी परियोजना को शुरू हुए। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं अगर हम आपसे समझना चाहें तो? जो हम लोगों ने लक्ष्य तय किए गए थे शुरू में, अभी हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं सर? नमस्कार मिश्रा जी, धन्यवाद इस अवसर के लिए जिसमें हम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कॉरपोरेशन ने अब तक जो प्रगति हुई है इस कार्यक्रम में उसके बारे में कुछ चर्चा कर सके। पिछले 10 वर्षों में मैं अगर कहूं तो इस कार्यक्रम के तहत जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो लक्ष्य न सिर्फ हम अचीव कर पाए हैं बल्कि एक मायने में उससे ज्यादा हमने अचीव किया है। इसी सक्सेस को देखकर सरकार ने अभी पिछले महीने 28 अगस्त को 12 और इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है जो लगभग 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। यदि मैं अब तक के किए गए कार्य के बारे में बोलूं तो 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इस कार्यक्रम के तहत अभी तक अप्रूव किए गए पिछले 10 वर्षों में, और उन 8 में से 4 पूरी तरह बन चुके हैं और उसमें 300 से अधिक निवेश इंडस्ट्रीज वहां पर आ चुकी हैं और प्रोडक्शन भी काफी सारी इंडस्ट्रीज ने स्टार्ट कर दिया है। यदि मैं पूरे निवेश की संख्या को देखूं तो लगभग अभी तक 1.7 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है और उसमें जो हम रोजगार की संभावनाएं हैं वो लगभग 80,000 लोगों को रोजगार देने की संभावना उसमें है। तो यदि हम इन सभी स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखें तो बहुत ही उत्साहक देने वाली स्टैटिस्टिक्स हैं। और इससे पहले इस कार्यक्रम का जो पूरा फैलाव था वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और थोड़ा सा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मात्र था, लेकिन इस बार जो 12 इंडस्ट्रियल सिटीज अप्रूव की गई हैं जी, वो उसमें अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही मात्र 6 शहर अप्रूव किए गए हैं। और उसके अलावा हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर, वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सभी कई सारे और भी अन्य कॉरिडोर्स में ये प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं। जी सैनी साहब, अब ये समझना चाहते हैं कि ये जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं और इसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित महाराष्ट्र से हम विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। स्टेट्स की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा कॉरिडोर का जो पूरा सिस्टम है या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये उसका मॉडल क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये थोड़ा सा आसान भाषा में अगर आप समझा पाएं दर्शकों को। चलिए, स्टेट्स की भूमिका मतलब ऐसा नहीं कितनी महत्वपूर्ण है, वो हमारे पूरी तरीके से भागीदार है। यदि हम इस मॉडल के बारे में बात करें तो इसमें सारी की सारी भूमि स्टेट्स द्वारा दी जाती है और उस भूमि पर जो हम ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आप कह लें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कह लें, ये सभी ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार उसमें निवेश करती है। तो इसमें भूमिका इत्यादि को शब्द न करके हम दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इन सब में बराबर की भागीदार हैं और सहयोग करती हैं। अगर आप मॉडल के बारे में बात करें तो हर राज्य के स्तर पर एक कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी में भी आधी हिस्सेदारी भारत सरकार और राज्य सरकार की होती है। तो स्टेट्स की भूमिका न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि जो एक बार प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद, उसके कंस्ट्रक्शन होने के बाद प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में राज्यों की भूमिका और बढ़ जाती है। और क्या ये सर वन स्टॉप शॉप कहे जा सकते हैं
एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इसको हम किस तरह से देखें और कैसे ये देश के विकास में या फिर जीडीपी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हम समझना चाह रहे थे कि कैसे ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, क्योंकि अब हम मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है उसको हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं 25% तक ले जाने का। तो क्या ये एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट साबित होंगे सर? मैन्युफैक्चरिंग एक क्या करना चाहते हैं, सरकार क्या करना चाहती है, एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका भारत में हो सकता है, वो भी एक बना के दिखाना चाहती है। जैसा आप साथ के वीडियो में भी देख पा रहे हैं, ये ग्लोबल बेंचमार्क के ऊपर भारत सरकार ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। और यहां पर यदि कोई भी विदेशी या हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर निवेश करने आता है तो उसको और किसी अथॉरिटी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये सही मायनों में एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म है। जो मैं कंपनी की बात आपसे पिछले प्रश्न के उत्तर में बोल रहा था, ये कंपनी के ऊपर राज्य सरकारों ने अपनी जितनी भी पावर होती हैं, अलग अलग रेगुलेटरी पावर, वो सब डेलीगेट कर देती हैं। तो जो भी कंपनी यहाँ आती है उसको और किसी भी अथॉरिटी के पास, लोकल अथॉरिटी हो या पॉल्यूशन से संबंधित अथॉरिटी हो, बिजली पानी किसी भी सुविधा के लिए और किसी अथॉरिटी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सही मायनों में एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी, यदि नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है तो एनवायरमेंट क्लियरेंस भी पहले ही हम इन सभी प्रोजेक्ट्स में लेकर रखते हैं। ये जो एक बड़ा प्रश्न मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये कल की आज मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में ये सब हम ही लोग जानते हैं, उत्तरोत्तर उसमें प्रगति हुई है पिछले 10 सालों में। और कल हम आगे कहां जाना चाह रहे हैं, ये इंडस्ट्री 4.0 होगी, ESG गोल्स सभी कंपनीज के और सभी मैन्युफैक्चरिंग में हम ESG गोल्स को पूरा करेंगे। इन सभी मापदंडों को भी हम अपने इन सभी प्रोजेक्ट्स में आत्मसात करते हुए उस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स की परिकल्पना की गई है। और रोजगार जितना हम अपनी DPR में सोचते थे जब इन सब की परिकल्पना की गई, उससे अधिक रोजगार ऑलरेडी आ चुका है और भविष्य में और ज्यादा आने की संभावना है। सर, अंतिम सवाल हम इस प्रोग्राम में आपसे ये करना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब ने कहा कि हम देश में अपना खुद का सिलिकॉन वैली क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्या ये खबर सही है कि अब भारत 100 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या फिर कहें इंडस्ट्रियल क्लस्टर की तरफ आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहा है? ये बात तो स्वयं जब माननीय मंत्री जी ने बोली, और आपको मैं और भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बारे में बजट में भी माननीय वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। तो न सिर्फ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत बल्कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग, और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें न सिर्फ निवेश हो बल्कि सारे रोजगार भी पैदा हो, उस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग पद्धति की ओर हम और उस युग की ओर हम बढ़ चले हैं। उसी के तहत ये जो 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स की योजना की एक सरकार ने परिकल्पना की है और उसके ऊपर कार्य भी ऑलरेडी आरंभ किया जा चुका है। तो इस सब से मैं स्वयं भी उम्मीद करता हूं और एक सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी ये कह सकता हूं कि हम सही दिशा में अग्रसर हैं, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग, हम एक जो 25% मैन्युफैक्चरिंग हो GDP का, उस ओर भी जाए और साथ ही साथ एक रोजगार के भी बहुत अवसर उसमें क्रिएट कर पाए। सनी साहब, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और इकोनॉमी टुडे में इन तमाम पक्षों पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें भी और भी हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सिनेमा की दुनिया से। मिथुन चक्रवर्ती साहब को अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। आपको बताएं कि 8 अक्टूबर को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस सर्वोच्च पुरस्कार का ऐलान किया गया है। तो एक तरह से कहें कि 8 अक्टूबर यानी नवरात्र का त्योहारों का मौसम, दुर्गा पूजा जिसे कहा जाता है, कोलकाता में सबसे प्रमुख त्यौहार के रूप में इसे लिया जाता है। और इस बार और भी अनोखा हो जाएगा, खासतौर पर क्योंकि पश्चिम बंगाल के सुपरस्टार, भारत के सुपरस्टार मिथुन दा को अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शैला निगार मेरे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। शैला, कितनी बड़ी खबर है मिथुन दा के फैंस के लिए, जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। 70 के दशक से लगातार उल्लेखनीय योगदान दिया है भारतीय सिनेमा को। चलिए, 70 के दशक से लगातार मिथुन चक्रवर्ती काम कर रहे हैं भारतीय सिनेमा में, और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी दी है कि अब उन्हें सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 70, 80, 90 से दशक की बात करें तो एक सुपरस्टार के तौर पर इन्हें देखा जाता था। 700 से ज़्यादा वो भारतीय फिल्में कर चुके हैं। इसके अलावा कई सारे क्षेत्रीय भाषा में, खासतौर पर बंगाली फिल्मों में भी अभिनय करने का एक तरह से उन्हें एक सुपरस्टार के तौर पर देखा जाता है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, प्रख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के सम्मान देने का ऐलान किया गया। 8 अक्टूबर को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आपको बताएं कि अभी भी मिथुन दा इस वक्त भी भारतीय सिनेमा में सक्रिय हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रहे हैं। तो याद होगा कि फिल्मों के बाद उन्होंने टेलीविज़न की दुनिया में भी मशहूर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। डांस इंडिया डांस उसमें एक प्रमुख प्रोग्राम रहा जिसको वो सुपर जज के तौर पर नजर आए। और 80 के दशक में तो कई सारी ऐसी फिल्में थीं जो कि लगातार हाउसफुल रही इस सुपरस्टार की, और बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इन्होंने काम किया। न सिर्फ फिल्म बल्कि समाज के अन्य दूसरे कई क्षेत्रों में भी मिथुन चक्रवर्ती के योगदान को अब भी बहुत ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। चाहने वालों के लिए, मिथुन दा के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए वर्षों से मिथुन दा ने एक लंबे अरसे तक अपना योगदान दिया है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बात चाहे पक्के वादों की धनी और जरूरतमंदों की आगे बढ़कर मदद करने वाली मिथुन दा की फिल्म सुरक्षा की हो या फिर उनके डांस फॉर्म की हो। नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा जा चुका है मिथुन चक्रवर्ती को। फिल्म फेयर अवार्ड 2 बार उन्हें दिया गया, और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया, जो कि तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है भारत की तरफ से। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम है क्योंकि वो 19 मूवी उन्होंने एक साथ रिलीज़ की थी 1989 में। आज भी ये बॉलीवुड में एक रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाता है कि लगातार 19 मूवी एक साल में रिलीज़ करने का जो रिकॉर्ड है अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। तो बड़ी खबर, मिथुन चक्रवर्ती साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, और राज्यसभा में भी वो एक राजनेता के तौर पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं। और शुरुआत उन्होंने 1976 में की थी आर्ट हाउस ड्रामा
मृगया के साथ, जिसको मृणाल सेन, एक बहुत ही जाना माना नाम निर्देशन की दुनिया में, और पहली बार उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर उस वक्त जीता था। शैला मेरे साथ हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है शैला निगार? शैला, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अजय। तो सवाल यही है, कितनी बड़ी खबर है सिनेमा प्रेमियों के लिए इस बड़े ऐलान के बाद, जब मिथुन दा को और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने जा रहा है? बिल्कुल अजय, बहुत बड़ी खबर है मिथुन दा के चाहने वालों के लिए भी और सिनेमा के चाहने वालों के लिए भी, क्योंकि मिथुन दा की एक बहुत बड़ी जर्नी रही है सिनेमा की दुनिया में, और कोलकाता की गलियों से लेकर सिनेमा की ऊंचाइयों तक मिथुन दा की जो उल्लेखनीय सिनेमाई यात्रा है वो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। और 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। लंबे समय से हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, चाहे बात सुरक्षा की हो, प्रेम प्रतिज्ञा की हो, साथ ही साथ जिस तरह से वो एक नया डांस फॉर्म लेकर आए, जिससे डांस के चाहने वाले हैं उनको दीवाना बना दिया, और एक नई डांस फॉर्म उन्होंने इजाद की। उन्होंने इतनी शानदार फिल्में दी है, कई बार वो नेशनल अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। पीढ़ियों को प्रेरित करता है उनका जो सिनेमाई सफर है, एक पूरा दशक, कई दशकों तक जिस तरह से उन्होंने एक सिनेमा की एक अलग छाप छोड़ी। सही करें आप शैला निगार, 1976 से जो ये सफर शुरू हुआ था, अब उसको एक सर्वोच्च सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1976 में जब उन्होंने मृगया के साथ शुरू की थी, मृणाल सेन के आर्ट हाउस के साथ में, तो पहला ही नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर उन्हें दिया गया। और उसके बाद वो जो सफर 1976 के बाद चला, आज उनकी उसी प्रतिभा को, उनके इस योगदान को अब सम्मान मिलने जा रहा है, राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान किया जा चुका है। पद्म भूषण से पहले उनको सम्मानित किया जा चुका है। आप बता रहे हैं डिस्को डांसर और कुछ ऐसी फिल्में जिनको खासतौर पर अगर आप अग्निपथ की बात करें तो उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी सम्मानित किया गया था। जी बिल्कुल। और अश्विनी वैष्णव जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, और उनका जो एक्स पर संदेश है वो भी हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय मिथुन दास रिमार्केबल सिनेमैटिक जर्नी इंस्पायर्स जनरेशन. Honored to announce that the Dada Saheb Phalke selection jury has decided to award legendary actor Shri Mithun Chakravarti ji for his iconic contribution to Indian cinema, to be presented at 17th National Film Awards. 8 तारीख को अवार्ड दिए जाएंगे। हिंदी और बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार और पूर्व राज्यसभा के सांसद मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और हम लगातार बता रहे हैं 1950 में ये जन्मे, 76 में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। पहले ही फिल्म में उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 200 से ज़्यादा हिंदी फिल्में की, बंगाली फिल्मों में भी इन्होंने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी। सुपरस्टार तो पहले ही इनको बंगाली फिल्मों का कहा जाता था, भारतीय फिल्मों में भी, हिंदी फिल्मों में भी, खासतौर पर 70, 80 और 90 के दशक में वो युवाओं के दिलों की धड़कन बने रहे। कई सारे फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी बेहतरीन काम किया। अग्निपथ की बात करें, अमिताभ बच्चन के साथ जो उन्होंने काम किया, उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा चुका है, 2 फिल्म फेयर अवार्ड के भी विजेता रह चुके हैं। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक ही साल में 1989 में 19 फिल्में एक साथ रिलीज करने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है, जो अब तक किसी भी बॉलीवुड एक्टर ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। चलिए इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिलहाल इकॉनमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।